सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, नमस्कार। दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 6 सेमेस्टर हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी नाट्य साहित्य से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी रीढ़ की हड्डी के चर्चित और महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप पहली बार चैनल के ऊपर हमारे विजिट कर रहे हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के बेहद महत्वपूर्ण सत्र की। पहले प्रश्न के साथ में संकलन त्रय निम्न को कहते हैं: देश, काल एवं संवाद, कार्य, काल एवं पात्र, देश, काल एवं पात्र, संवाद, भाषा शैली एवं उद्देश्य। तो देश, काल एवं पात्र जहाँ पर तीनों मौजूद होते हैं उसे ही हम संकलन त्रय कहते हैं, और इस संकलन त्रय की एकांकी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संकलन त्रय में देश का तात्पर्य है वर्णित घटना के स्थान एवं परिवेश से, रंगमंच की साज सज्जा से, राजनैतिक देश से संबंधित घटना से या भारत से। तो संकलन त्रय का अर्थ होता है वर्णित घटना के स्थान एवं परिवेश से। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। काल से तात्पर्य है वर्णित घटना के समय से, वर्तमान, भूत और भविष्य से, घटना से संकट वाले काल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काल से तात्पर्य है वर्णित घटना के समय से, चूंकि काल का अर्थ समय भी होता है। अगला है सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका जो सही क्रम है वो है विकल्प द, आरंभ, विकास, चरम सीमा, अंत। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की किस रचना को प्रथम एकांकी माना जाता है? अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, पाखंड विडंबन। तो विद्यार्थियों, वैसे तो ये सभी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं, लेकिन इनको एकांकी के अंतर्गत भी माना गया है। तो जो प्रथम एकांकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की मानी जाती है उसका नाम है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जगदीश चंद्र माथुर हैं एकांकीकार, नाटककार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो है एकांकीकार भी हैं और नाटककार भी हैं, यानी कि इनकी गणना दोनों में की जाती है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के जो विषय आधारित हैं वो अधिकतर जो है ऐतिहासिक विषयों के ऊपर आधारित हैं। अगला है, सर्वप्रथम माथुर जी ने किस पत्रिका में लिखा था? हंस, सरस्वती, बाल सखा, इंदु। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने सर्वप्रथम अपने लेखन की शुरुआत जो की थी वो बाल सखा पत्रिका में इनके नाटक और एकांकियां प्रकाशित हुआ करती थीं। अगला है, बाल सखा पत्रिका में माथुर जी की कौन सी कृति छपी थी? लवकुश, शिवाजी, मूर्खेश्वर राजा, पहला राजा। तो बाल सखा पत्रिका में माथुर जी की जो कृत छपी थी उसका नाम है मूर्खेश्वर राजा। अगला है, माथुर जी की प्रथम एकांकी है मेरी बांसुरी, भाषण, ओ मेरे सपने, बिंदी। तो प्रथम एकांकी जो इनकी है उसका नाम क्या है? मेरी बांसुरी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मेरी बांसुरी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस, सरस्वती, इंदु, रूपाभ। तो मेरी बांसुरी जो इनकी एकांकी है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
बिहार राज्य के शिक्षा सचिव थे? प्रेमचंद, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर प्रसाद। तो बिहार राज्य के शिक्षा सचिव जो इनमें से थे उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला है आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल के पद पर कौन नियुक्त रहा है? जगदीश चंद्र माथुर, हरि कृष्ण प्रेमी, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो जगदीश चंद्र माथुर जी आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल के पद पर भी काम किए हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर किसने कार्य किया है? प्रेमचंद, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर, प्रसाद। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने सूचना एवं प्रसार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्य किया है। अगला है मेरी बांसुरी के रचनाकार हैं? हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु, जगदीश चंद्र माथुर, अश्क। तो मेरी बांसुरी ये रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। रीढ़ की हड्डी रचना के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, हरि कृष्ण प्रेमी, अश्क, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रीढ़ की हड्डी जो ये एकांकी रचना है इसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला प्रश्न है कलिंग विजय रचना के रचनाकार हैं? उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरि कृष्ण प्रेमी। तो कलिंग विजय रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। मकड़ी का जाला रचना के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, हरि कृष्ण प्रेमी, अश्क। तो मकड़ी का जाला ये रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। खंडहर रचना के रचनाकार हैं? उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क। तो खंडहर रचना ये किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला है ओ मेरे सपने रचना के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर प्रसाद, भारतेंदु, अश्क। तो ओ मेरे सपने ये रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला प्रश्न है घोंसले रचना के रचनाकार हैं? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क। तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना कौन सी है? घोंसले। अगला है खिड़की की राह रचना के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो खिड़की की राह ये जो रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी की है। कबूतर खाना रचना के रचनाकार कौन है? अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, भारतेंदु। तो कबूतर खाना ये रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला है भाषण रचना के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो भाषण रचना भी किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। बंदी रचना के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। तो बंदी रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। कलिंग विजय रचना के रचनाकार कौन है? अश्क, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर। तो कलिंग विजय रचना किसकी है? ये जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला है कुंवर सिंह की टेक रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर, अश्क, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर। कुंवर सिंह की टेक रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। पांच नटखट रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा इनकी ये रचना नहीं है। किसकी है पांच नटखट? जगदीश चंद्र माथुर जी की। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। खिड़की की राह रचना के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर प्रसाद, भारतेंदु। तो खिड़की की राह रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला है कोणार्क रचना के रचनाकार कौन हैं? हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं कोणार्क रचना के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला प्रश्न है शेखर किस नगरी का राजकवि है? कन्नौज, मगध, उज्जैनी, अवध। तो शेखर जो है ये उज्जैनी नगरी का राजकवि है।
गगन सवारी रचना के रचनाकार कौन हैं? राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो गगन सवारी ये रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला है शारदीया रचना के रचनाकार कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो शारदीया बहुत ही प्रसिद्ध नाटक ये किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 10 तस्वीरें रचना के रचनाकार हैं? भारतेंदु, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, अश्क। तो 10 तस्वीरें ये बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। भारतीय नाट्य साहित्य रचना के रचनाकार कौन हैं? भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरिकृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर। तो भारतीय नाट्य साहित्य रचना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। पहला राजा के रचना के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक ये जगदीश चंद्र माथुर जी का है, पहला राजा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है? खुर्जा, नागपुर, नासिक, पुणे। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? खुर्जा नामक स्थान पर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कब हुआ था? 1920, 1917, 1930, 1919। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान यानी किस सन में हुआ था? 1917 ईस्वी में। अगला है जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई थी? 1978, 1977, 1970, 1974। तो जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब होती है? 1978 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जगदीश चंद्र माथुर साहित्यकार हैं यानी किस प्रकार के हैं? परंपरावादी, आदर्शवादी, रसवादी, प्रयोगशील। तो जगदीश चंद्र माथुर जी किस प्रकार के नाटककार साहित्यकार हैं? प्रयोगशील, क्योंकि उन्होंने अपने नाटकों में, अपनी एकांकियों में विभिन्न प्रकार के नए नए सामाजिक प्रयोग किए हैं। अगला है जगदीश चंद्र माथुर किस युग के एकांकीकार हैं? भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। तो जगदीश चंद्र माथुर की गणना छायावादोत्तर युग के साहित्यकारों में, एकांकीकारों में, नाटककारों में की जाती है। अगला प्रश्न है लवकुश एकांकी के रचनाकार हैं? मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, जयशंकर प्रसाद। तो लवकुश एकांकी किसकी है? ये जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला है शिवाजी एकांकी के रचनाकार हैं? जगदीश चंद्र माथुर, प्रसाद, अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी। तो शिवाजी एकांकी ये किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक किस पर आधारित हैं? पौराणिक कथानक पर, ऐतिहासिक कथानक पर, समकालीन समस्याओं पर, मनोवैज्ञानिक कथानक पर। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के जो सभी नाटक हैं किस पर? ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। नई एवं पुरानी पीढ़ी का संघर्ष किस नाटक में वर्णित है? शारदीया, कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा। तो नई एवं पुरानी पीढ़ी का संघर्ष जो है वो कोणार्क नाटक में दिखाया गया है और ये कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और आपकी परीक्षा में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला है रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? पहला राजा, शारदीया, दशरथ नंदन, कोणार्क। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है उसका नाम है दशरथ नंदन। रामलीला की पद्धति पर आधारित नाटक है? पहला राजा, बंदी, रघुकुल रीत, शारदीया। तो इसमें भी आप नाम से ही जान जाएंगे कि रामलीला की पद्धति पर आधारित जो इनका नाटक है उसका नाम है रघुकुल रीति। अगला है प्रेम व सृजनात्मकता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है? कोणार्क, शारदीया, दशरथ नंदन, मेरी बांसुरी।
तो प्रेम एवं सृजनात्मकता का प्रश्न जगदीश चंद्र माथुर जी के शारदीय नाटक में उठाया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, सृजनात्मकता एवं विध्वंस किस नाटक में अंतर्निहित है? कोणार्क, भोर का तारा, बंदी, दशरथ नंदन। तो सृजनात्मकता एवं विध्वंस की घटना जो है कोणार्क नाटक में अंतर्निहित है, जो कि नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके लिए हो सकता है और आपकी परीक्षा में भी आएगा और भारतवर्ष की विभिन्न प्रकार की बड़ी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है। दशरथ नंदन, पहला राजा, शारदीय, रघुकुल रीति। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जो नाटक है पहला राजा, वो किस पे आधारित है? इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में, यानी प्रधानमंत्री जो आपके प्रथम थे उनके ऊपर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा पुरस्कार से सम्मानित हैं जगदीश चंद्र माथुर, प्रेमचंद, प्रसाद, भारतेंदु। तो बिहार राष्ट्रभाषा पुरस्कार सम्मान जिनको दिया गया है इनमें से वो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। 10 तस्वीरें के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, नगेंद्र, अज्ञेय, प्रसाद। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर जी की ये बहुत ही चर्चित रचना है। तो 10 तस्वीरें के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला है, जिन्होंने जीना जाना, जीवनी के लेखक हैं हरि कृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर नगेंद्र। ये भी प्रश्न आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने जीना जाना, जीवनी के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला है, ड्रामा इन रूरल इंडिया किसकी कृति है? इंद्रनाथ मदान, अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर, नगेंद्र। तो ड्रामा इन रूरल इंडिया कृति के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। कालिदास पुरस्कार से सम्मानित हैं पंत, जगदीश चंद्र माथुर, निराला, प्रसाद। तो कालिदास पुरस्कार सम्मान जिनको मिला है इनमें से उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला है, न्यू लैम्पस फॉर अलादीन के लेखक हैं अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर, अश्क, उदय शंकर भट्ट। तो न्यू लैम्पस फॉर अलादीन के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विष पात्र किस नाटक में है? कोणार्क, पहला राजा, शारदीय, दशरथ नंदन। तो विष नाम का जो पात्र है वो किस नाटक में है? कोणार्क नाटक में। अगला है, 19वीं शती के मराठा इतिहास पर केंद्रित रचना है कोणार्क, शारदीय, पहला राजा, रघुकुल रीति। वैसे तो ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी रचनाएं ये जगदीश चंद्र माथुर जी की हैं, लेकिन 19वीं शती के मराठा इतिहास पर जो केंद्रित इनकी रचना है उसका नाम है शारदीय। अगला है, सामाजिक व्यंग है, यानी किस रचना में सामाजिक व्यंग को दिखाया गया है? कबूतर खाना, रीढ़ की हड्डी, कोणार्क, शारदीय। तो आपके जो पाठ्यक्रम में एक अंकी है जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, और इसी रचना में सामाजिक व्यंग को बहुत ही अच्छी तरीके से जगदीश चंद्र माथुर जी ने दिखाया है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, मनोवैज्ञानिक एकांकी है मकड़ी का जाला, रीढ़ की हड्डी, शारदीय, कोणार्क। तो मकड़ी का जाला किस प्रकार की एकांकी है? मनोवैज्ञानिक। अगला है, प्रहसन है कबूतर खाना, शारदीय, कोणार्क, दशरथ नंदन। तो सबसे पहले आप प्रहसन को ही जान लीजिए किसे कहते हैं। यानी प्रहसन ऐसी रचना होती है, ऐसा नाटक होता है जिसमें क्या है, हंसी मजाक की बातें, हंसी मजाकिया प्रकार के पात्र अधिकतम होते हैं और हंसी मजाक की घटना जो है उसमें अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाती है। तो प्रहसन रचना इनमें से जो है उसका नाम क्या है? कबूतर खाना। प्रहसन जो है एक प्रकार की नाटक के अंतर्गत आने वाली विधा है। अगला है, इनमें से कौन सा एकांकीकार ICS प्रतियोगिता में सफल होकर प्रशासनिक क्षेत्र में भी अधिकारी रहा था? राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर। तो प्रशासनिक क्षेत्र में जो अधिकारी के रूप में काम किए हैं उनका नाम क्या है? जगदीश चंद्र
माथुर जी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है? सीमा रेखा, सूखी डाली, भोर का तारा, स्ट्राइक। तो जगदीश चंद्र माथुर जी की जो एकांकी इनमें से है वो कौन सी है? भोर का तारा। और स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद की है। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क जी की है। अगला है जगदीश चंद्र माथुर के किस एकांकी का अभिनय म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में हुआ और प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में? कलिंग विजय, मकड़ी का जाला, मेरी बांसुरी, भोर का तारा। तो इनमें से जो भोर का तारा रचना यानी कि एकांकी है जिसका अभिनय म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में हुआ और प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अगला है जगदीश चंद्र माथुर की पहली एकांकी है बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, कबूतर खाना। तो इनकी जो पहली एकांकी मानी जाती है उस रचना का एकांकी का नाम है मेरी बांसुरी। अगला है उमा किस प्रकार की लड़की है? तो उमा जो है सुशील, स्वाभिमानी और स्पष्टवादी लड़की है। अगला प्रश्न है गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? पारिवारिक संबंध मानते हैं, दो आत्माओं का मिलन मानते हैं, बिजनेस मानते हैं, जीवन को सुगम बनाने का रास्ता मानते हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में जो पुरुष पात्र हैं गोपाल जी, वो विवाह को क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं। इसीलिए वो जो उमा नाम की लड़की है अपने लड़के शंकर का जो विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं तो तमाम प्रकार के सवाल एक बिजनेसमैन की तरीके से करते हैं। अगला है रीढ़ की हड्डी गद्य की किस विधा के अंतर्गत आने वाली रचना है? एकांकी, निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत। तो मैं बार बार इसका उल्लेख अभी इसी सत्र में कर चुका हूं। रीढ़ की हड्डी क्या है? यह जगदीश चंद्र माथुर की बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। अगला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी किस समस्या पर आधारित है? राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, इनमें से कोई नहीं। तो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी इनकी है ये सामाजिक समस्या पर आधारित है क्योंकि इसमें क्या है समाज के ऊपर तीखे व्यंग लेखक करता है। अगला है राम स्वरूप किस लिए इतनी हड़बड़ी में दिखाई दे रहे थे? घर में कुछ राजनेता आ रहे थे, बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, बेटे को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे थे, उनके कुछ पुराने मित्र आ रहे थे। तो राम स्वरूप पहली बात ये कौन है ये जान लीजिए, ये कौन है? उमा के पिताजी। तो किस लिए हड़बड़ी में दिखाई दे रहे थे? क्योंकि उमा जो इनकी बिटिया है उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पूरा एकांकी का केंद्र कहाँ था? विकल्प हैं आपके, एक होटल में, एक कमरे में, एक खेत में, इनमें से कोई नहीं। तो जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है जिसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ये पूरी की पूरी एकांकी एक बंद कमरे में ही शुरू होती है और समाप्त भी हो जाती है। अगला है उमा कहाँ तक पढ़ी है? MA, BA, इंटरमीडिएट, PhD। तो उमा ने जो है BA पास किया था। अगला है राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा के अनुसार लड़की किस लिए अधिक सर चढ़ गई थी? अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण, अशिक्षा और मूर्खता के कारण, अत्यधिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण, घर में इकलौती संतान होने के कारण। तो राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा के अनुसार प्रेमा इस एकांकी में कहती है क्या कि अत्यधिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के कारण इसको आपने बहुत चढ़ा दिया है, बहुत बात करती है लड़की देखने वालों के सामने। अगला है गोपाल प्रसाद कौन सी बात सुनकर चौंक गए थे? तो जो गोपाल प्रसाद जी हैं यानी शंकर के जो पिता हैं वो किस लिए चौंक जाते हैं? विवाह को बिजनेस की बात कहने को सुनकर। अगला प्रश्न है रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र जो है कौन सा है? विकल्प हैं रामस्वरूप, उमा, शंकर, गोपाल प्रसाद। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का जो प्रमुख पात्र है उसका नाम क्या है? उमा। और उमा कौन है? ये रामस्वरूप की लड़की है। अगला है हमारे समाज को आज कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है?
राम स्वरूप जैसे, गोपाल प्रसाद जैसे, उमा जैसे, शंकर जैसे। तो हमारे समाज को आज यानी वर्तमान समय में उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, क्योंकि उमा एक ग्रेजुएट लड़की है और क्या है, अपनी स्त्री अस्मिता के लिए जो है वो आगे आती है, अपने पिता का विरोध करती है, अपने घर के अंदर ही अपनी माँ का विरोध करती है, और जिस लड़के के साथ में उमा के पिताजी विवाह तय करने को कहते हैं उसको वो उन्हीं लोगों के सामने मना कर देती है। फिर जो है अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एकांकी का। झुकी कमर लेखक ने किसकी खासियत बताई है? राम स्वरूप की, गोपाल प्रसाद की, शंकर की, प्रेमा की। तो झुकी कमर लेखक ने जिनकी खासियत बताई है उनका नाम क्या है? शंकर। और शंकर कौन है? ये गोपाल प्रसाद के पुत्र हैं। अगला है, गोपाल प्रसाद के लिए लड़की के सौंदर्य से अधिक कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी? उच्च शिक्षित, अल्प शिक्षित, कार्यकुशल, हाजिर जवाबी। तो गोपाल प्रसाद यानी कि जो शंकर के पिता हैं वो किस प्रकार की लड़की को चाहते थे? जो अल्प शिक्षित हो, यानी कि कम पढ़ी लिखी हो, जो उनके अनुसार चले, उनके घर वालों के अनुसार चले, उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करे। इन्हीं बातों का विरोध जो है उमा करती है। अगला प्रश्न है, राम स्वरूप के अनुसार लड़कियों के सहारे किसका कारोबार चलता है? वस्त्रों का, सौंदर्य प्रसाधनों का, स्वर्ण आभूषणों का, उपरोक्त सभी का। तो राम स्वरूप के अनुसार लड़कियों के सहारे किसका कारोबार चलता है? सौंदर्य प्रसाधनों का। यानी आप सोच सकते हैं यदि हमारे समाज में लड़कियां ना हों, औरतें ना हों, तो ये दुनिया के जो विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन हैं जिनके ऊपर लोग एक एक दिन में हजारों खर्चा कर देते हैं, उसी के ऊपर इनका कारोबार चलता है। अगला है, गोपाल प्रसाद के कानों में राम स्वरूप के परिवार के विषय में क्या भनक पड़ी थी? उनकी बेटी कुरूप और मूर्ख है, उनका परिवार विपन्न और बदनाम है, उनकी पुत्री पढ़ी लिखी है, उनका बेटा स्वतंत्रता सेनानी है। तो गोपाल प्रसाद के कानों में राम स्वरूप के परिवार के विषय में एक बात पता चल जाती है, जिसके कारण गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर के लिए जो है उमा को देखने के लिए आते हैं। वो मुख्य कारण क्या था कि उनकी पुत्री यानी कि जो उमा है वो क्या है? बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का सत्र, आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और यदि सत्र आप सभी को पसंद आता है तो कृपया इसको रोका ना कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर किया करिए, कक्षा को लाइक किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य छोड़ा करिए, जो हमें और ऊर्जा देगा आपके लिए आने वाली कक्षाओं के लिए। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।